तो आज इस वीडियो में बात करते हैं मगध साम्राज्य के इतिहास की, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शिशुनाग वंश और नंद वंश के इतिहास के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था हर्यंक वंश के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इसे देखें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश के इतिहास के बारे में। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश के शासकों ने 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के मध्य में मगध पर शासन किया था। तो इसी वंश से शुरुआत करते हैं इतिहास की। शिशुनाग वंश में जो पहले राजा हुए उनका नाम था शिशुनाग, जिनका शासनकाल था 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व के मध्य में। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। शिशुनाग को नंदीवर्धन के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही मगध में शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि शिशुनाग को नंदीवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने शिशुनाग नाम नहीं लिखा है, उन्होंने नंदीवर्धन नाम लिखा है। तो मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिख दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सकें। और शिशुनाग वंश की नींव किसने डाली थी? शिशुनाग ने ही डाली थी। शिशुनाग के बारे में संपूर्ण जानकारी बौद्ध ग्रंथों में प्रदान की गई है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। देखिए, वैशाली आधुनिक बिहार में है, तो वैशाली को किसने राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अवंती, वत्स, कौशल को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। अगर आपने अवंती, वत्स और कौशल, ये महाजनपद थे, इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो महाजनपद वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पढ़ा है इनके बारे में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये सभी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखें। अब पढ़ते हैं कालाशोक के बारे में। कालाशोक का जो शासनकाल था वो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के मध्य में था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और महावंश में कालाशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, तो इसको भी आप याद रखें। दिव्यावदान और महावंश दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कालाशोक के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण नाम पुराणों में मिलता है, और ये कालाशोक जो नाम मिलता है वो दिव्यावदान और महावंश में मिलता है। ये दोनों ग्रंथों में मिलता है, और काकवर्ण पुराणों में मिलता है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखें। कालाशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनके ही शासनकाल 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली की कुसुमपुरी बिहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सब्बक मीर या सुबुकामी ने की थी। और इसी संगति के बाद बौद्ध संघ दो भागों, स्थावर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो कालाशोक के शासनकाल में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली की कुसुमपुरी बिहार में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सब्बक मीर या सुबुकामी। यहाँ पर दो नाम मिलते हैं, सब्बक मीर मिलता है बौद्ध ग्रंथों में और सुबुकामी मिलता है इतिहास में। तो मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इस संगति में क्या ऐसा मुख्य जो काम हुआ था? वो हुआ था कि बौद्ध संघ की बात कर रहा हूं, बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। बौद्ध संघ का मतलब है कि जो साधुओं का संगठन, उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो बौद्ध संघ दो भागों यानी कि स्थावर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। अब ये स्थावर और महासंघिक क्या होता है तो इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, स्थावर वो ज्ञानी बौद्ध साधु हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर और बहुत ज्ञानी होते थे, उन्हें स्थावर कहा जाता है। और महासंघिक उन बौद्ध साधुओं को कहा जाता है जो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा स्थावर और महासंघिक क्या होते हैं। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसे आप याद रखें। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में राज्य के आंतरिक कारणों से की गई थी। देखो, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कालाशोक की हत्या
366 ईसा पूर्व में की गई थी, जो कि राज्य में कुछ आंतरिक कारण थे इसलिए की गई थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। भद्रसेन, कोरंडवर्ण, मुंगेर, सरवंज, जलिक, उभाक, संजय, कोख्य, नंदीवर्धन, पंचनक। तो ये किसके पुत्र थे? ये कालाशोक के पुत्र थे। और इनकी जानकारी कहां मिलती है? इनकी जानकारी मिलती है एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसमें मिलती है। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा पंचनक की हत्या 344 ईसा पूर्व में उनके ही मंत्री महापद्म नंद के द्वारा की गई थी और मगध पर एक नए राजवंश नंद वंश का उदय हुआ था। तो चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था पंचनक और इनकी हत्या 344 ईसा पूर्व में की गई थी। किसके द्वारा? उनके ही मंत्री महापद्म नंद के द्वारा। फिर महापद्म नंद ने क्या किया था? नंद वंश की स्थापना की थी मगध में। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं नंद वंश या नववंश के बारे में। एक ही बात है, चाहो तो आप नववंश कह लो, चाहो तो नंद वंश कह लो, क्योंकि नंद वंश इतिहास में मिलता है, इतिहास की किताबों में आपको नंद वंश ही लिखा मिलेगा और नववंश बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो यहां पर मैंने दोनों लिख दिए हुए। तो ये नंद वंश या नववंश, इनके जो शासकों ने जो शासन किया था वो 344 से 323 ईसा पूर्व के मध्य में इन्होंने शासन किया था। तो चलिए अब पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश में सबसे जो पहले राजा थे उनका नाम था महापद्म नंद और इनका शासन काल था 344 से 336 ईसा पूर्व के मध्य में था। महापद्म नंद का वास्तविक नाम उग्रसेन था। महापद्म नंद स्वयं को एकराट कहते थे, परंतु पुराणों में एक छत्र पृथ्वी का राजा यानी परशुराम के समान बताया गया है। महापद्म नंद मगध के प्रथम राजा थे जिन्होंने कलिंग पर विजय हासिल की तथा वहां एक नहर का निर्माण करवाया और वहां से एक जैन प्रतिमा को उठाकर मगध ले आए थे। इसका उल्लेख कलिंग के राजा खारबेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। तो थोड़ा यहां पर समझ लेते हैं। महापद्म नंद पहले राजा थे मगध के, यानी कि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कलिंग पर विजय हासिल की थी और कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था तथा वहां से एक जैन प्रतिमा को लेकर वो आए थे मगध में। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। किसने किया है? कलिंग के ही राजा खारवेल ने किया है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलिंग उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। हालांकि छोटा सा राज्य था लेकिन बहुत शक्तिशाली था। आज का आप इजराइल मान लो, जैसे इजराइल बहुत खतरनाक देश है, छोटा सा देश है, ठीक इसी तरह से उस समय का कलिंग था। कलिंग पर आक्रमण करने से पहले राजा 100 बार सोचते थे। कलिंग पर 2 ही राजा हुए जिन्होंने विजय हासिल कर पाई है। पहले महापद्म नंद, इसके बाद सम्राट अशोक। तो जितना यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आप याद रखें। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद ने सभी क्षत्रिय कुलों के राजाओं इक्ष्वाकु, पांचाल, हेहय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन को अपने अधीन कर लिया था। देखिए, पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि महापद्म नंद ने सभी जो क्षत्रिय कुल थे उस समय के, उन सभी कुलों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। महापद्म नंद के जो मित्र थे व्याकरण के आचार्य, इनका नाम था पाणिनि। तो इनको भी याद रखें, ये पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे और महापद्म नंद को ही प्रथम ऐतिहासिक सम्राट का दर्जा प्रदान किया गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश में 9 राजा, महापद्म नंद या उग्रसेन एक ही बात है, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त, घनानंद हुए। इसीलिए इस वंश को बौद्ध ग्रंथ में नववंश भी कहा गया है। तो देखिए, यहां पर मैंने शुरुआत में ही चर्चा करी थी कि नंदवंश या नववंश। नववंश किस ग्रंथ में कहा गया है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि वंश। तो उसमें नववंश के नाम से नंदवंश का उल्लेख किया गया है। महापद्म नंद के बाद पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक और कैवर्त ने 2 वर्ष तक शासन किया और अंत में
घनानंद राजा हुए। अब बात करते हैं घनानंद के बारे में। देखिए, घनानंद, इनका जो शासनकाल था वो था 334 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के मध्य में था। हालांकि इतिहासकारों ने इनके जो शासनकाल का जो समय है वो बताया नहीं है, लेकिन कुछ एक इतिहासकारों ने निर्धारित किया है, तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। घनानंद मगध के पूर्ववर्ती सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। यहां पे कहने का मतलब है कि घनानंद से पहले मगध पे जितने भी राजा हुए थे उन सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो राजा थे वो घनानंद ही थे। जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध के राजा घनानंद ही थे, परंतु सिकंदर ने उनकी सीमा में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वह जानता था अगर घनानंद से युद्ध हुआ तो जिंदा बच पाना मुश्किल है। थोड़ा यहां पर समझ लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि आगे चल के घनानंद का एरिया आने वाला है, अगर हम उसमें जाएंगे तो घनानंद के पास बहुत अधिक सेना है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है घनानंद, तो अगर उनसे युद्ध होता है तो मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है। ये बात सिकंदर बहुत अच्छे से जानता था, और ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर घनानंद और सिकंदर के मध्य में युद्ध होता तो सिकंदर कभी नहीं जीतता। उसकी विश्व विजय का जो सपना है वो वहीं पे धरा रह जाता, क्योंकि घनानंद उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनकी मैं अभी बात करूंगा उनकी सेना के बारे में। पूरे भारतवर्ष में जितने भी राजा थे सबसे अधिक शक्तिशाली उस समय घनानंदी थे, और उनके पास जो सेना थी वो सबसे अधिक थी सभी राजाओं में। यानी कि भारतवर्ष में जितने भी राजा थे उस समय के सबसे अधिक सेना घनानंद के पास ही थी। तो इसलिए यहां पर निश्चित तौर पर कह सकते हो कि सिकंदर निश्चित तौर पर हार जाता घनानंद से अगर युद्ध होता तो। लेकिन सिकंदर भी काफी दूर से चल के आया था, तो यहां आते आते उसकी सेना थक चुकी थी, इसीलिए उसने भी वापस जाना ही उचित समझा और वो वापस लौट गया था। घनानंद के पास सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसमें 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ सैनिक और 4,000 हाथी सेना थी, जो उस समय के सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। तो यहां पर निश्चित तौर पे कोई भी कह सकता है कि अगर घनानंद और सिकंदर के मध्य में युद्ध होता तो निश्चित है सिकंदर कभी नहीं जीतता, क्योंकि सिकंदर के पास ना तो इतनी सेना थी और ना ही, हालांकि वो शक्तिशाली था वो ठीक है, लेकिन घनानंद भी शक्तिशाली था। तो यहां पे अगर दोनों के मध्य में अगर युद्ध होता तो निर्णायक युद्ध होता, और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि विश्व विजय का जो सिकंदर का सपना था वो चकनाचूर हो जाता। लेकिन सिकंदर इधर आया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि घनानंद से जीत पाना बहुत मुश्किल का काम है। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज और ज़ेंद्रमीज कहा है। अग्रमीज और ज़ेंद्रमीज का मतलब होता है कुशल और शक्तिशाली राजा। ये किसने कहा है? यूनानी लेखकों ने कहा है, तो इसको भी याद रखें। लेकिन कभी कभी इतिहासकारों ने यहाँ पे पद्मनंद को लिख दिया है कि यूनानी लेखकों ने पद्मनंद को अग्रमीज और ज़ेंद्रमीज कहा है, लेकिन नहीं, सही है घनानंद को कहा था यूनानी लेखकों ने अग्रमीज और ज़ेंद्रमीज। बौद्ध ग्रंथों में घनानंद को धन और ऐश्वर्य का राजा बताया गया है, क्योंकि उनके शासन काल में मगध सबसे अमीर राज्य हो गया था। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि घनानंद धन और ऐश्वर्य के राजा थे, क्योंकि उनके शासन काल में मगध बहुत अमीर राज्य हो गया था, और इसी अमीरी के कारण उन्हें अपने राज्य को खोना पड़ा, क्योंकि उनकी अमीरी से और धन से सबसे अधिक जो राजा आसपास के थे वो बहुत जलते थे। कई राजाओं ने उस दौरान घनानंद को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आप याद रखें। अब बात करते हैं यहाँ पे कि धन की लोलुपता के कारण 323 ईसा पूर्व में पिप्पली वन के मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के कुछ मंत्रियों को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया और अपने आसपास के राजाओं का एक मजबूत संघ बनाया। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद से युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाद में उन्हीं मंत्रियों ने घनानंद की धोखे से हत्या कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पर अधिकार हो गया था।
तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। मगध उस समय सबसे अमीर था, तो हर राजा की निगाह रहती थी कि मगध पर मेरा शासन हो, मगध पर मेरा शासन हो। उनमें से पिप्पली वन के जो मौर्य राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने सोचा कि मगध पर कैसे सत्ता अपनी स्थापित की जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो घनानंद के कुछ मंत्री थे जो ठीक ठाक नहीं थे, जिनका विश्वास कम किया जाता था, तो उन मंत्रियों को धन का और पद का लालच देकर अपनी तरफ मिलाया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि अपने आसपास के राजाओं का एक मजबूत संघ बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ये बात खूब अच्छे से जानते थे कि अगर घनानंद से युद्ध होता है तो हम कभी नहीं जीतेंगे। लेकिन यहां पर युद्ध न करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि धोखे से मारने की कोशिश की और वो सफल हुए, यानी कि मंत्रियों के द्वारा ही उसको मरवा दिया घनानंद को, और मगध के शासन पर अपना अधिकार जमा लिया। आपको याद क्या रखना है ये देख लेते हैं। देखो, आपको याद रखना है यहां पर 323 ईसा पूर्व में पिप्पली वन के मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि घनानंद को धोखे से मरवा के मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ी चर्चा और करना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि मैंने कुछ इतिहास में पढ़ा है स्पेशल, तो इसीलिए मैं आप सबके साथ उसको शेयर करना चाहता हूं। इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मुरा नामक एक दासी के पुत्र थे। चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन सबसे अधिक जानकारी आपको जैन ग्रंथों में मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ही मानते थे। तो इसीलिए जैन ग्रंथों में उनका बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पिप्पली वन के मौर्य और क्षत्रिय राजा थे। अब आप जैन ग्रंथों की तरफ जाएंगे या फिर इतिहासकारों की तरफ जाएंगे, क्योंकि इतिहासकार कहां से ये जानकारी ले रहे हैं नहीं पता, लेकिन जैन ग्रंथों में जो जानकारी मिल रही है वो अलग है और इतिहास में जो जानकारी मिल रही है वो अलग है। आप शायद इतिहासकारों की मान सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर जैन ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगर तीसरी तरफ देखा जाए, जैसे टीवी सीरियल की अगर बात करें, तो टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे। देखिए, ये तो है पूरा का पूरा ये एक विवादित टॉपिक है, जो कि इतिहासकार, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और टीवी सीरियल, देखो इनका जो इतिहास है वो अलग है और जो हम लोग पढ़ते हैं वो इतिहास अलग है। इसीलिए आपको कुछ जानकारी अलग लगेगी। ये क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जो जानकारी लिख रहा हूँ वो जैन ग्रंथों के हिसाब से मैंने लिखी हुई है, क्योंकि सबसे पहले जैन ग्रंथों में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है, तो इसीलिए मैंने जैन जो ग्रंथ हैं उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके आप अपना कोई सवाल भी पूछ सकते हो।